दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। और हम लोग अभी एक्चुअल में जो हमने पोएम पढ़ी थी डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन, उसी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मैंने प्रोटोटाइप आपके लिए रेडी किया है। तो इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको ताकि आपको हेल्प मिल सके कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी कैसे है इस पोएम की। तो देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली जैसे पता है, जॉन डन वॉज ए फेमस इंग्लिश पोएट्री राइटर, यानी इंग्लैंड की बहुत ही फेमस पोइट्री राइटर हैं। और ये जाने जाते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए, यानी कि मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करते हैं। ऐसा इनके बारे में जॉन ड्राइडन ने कहा था। ड्राइडन ने कहा था इनके बारे में कि मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करते हैं। तो पहली बार एक्चुअल में ड्राइडन ने ये टर्म यूज की थी मेटाफिजिक्स, इनके रिगार्डिंग, इनकी पोइट्री के रिगार्डिंग में। तो इसलिए इनको फिर बाद में बोल सकते हो इनकी जैसे पोएम लिखने वाले पोइट्स को एक ग्रुप में मतलब बोल सकते हैं बांध दिया गया और उस ग्रुप को मेटाफिजिकल ग्रुप कहा गया। तो ये एक तरह से लीडर थे उसके, कौन, जॉन डन। ठीक है, तो इनकी पोइट्री को इसी वजह से मेटाफिजिकल पोइट्री बोलते हैं। अब मेटाफिजिकल क्यों बोलते हैं, कुछ फीचर्स हैं इसमें पोएम के, वो मैं लास्ट में समझाऊंगा। जैसे अभी तो फिलहाल हम आगे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इन्होंने देखो लव पोएम और रिलीजियस पोएम दोनों तरह की पोएम लिखी है। अब डेथ बी नॉट प्राउड जो है ना, वो 19 होली सोनेट्स में से एक है, मतलब यानी रिलीजियस पोएम एक तरीके से, जो कि जॉन डन ने जो 19 होली सोनेट लिखे हैं उनमें से एक पोएम है। ये बहुत पॉपुलर पोएम रही है ना। और ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1633 में। अब जॉन डन की डेथ मतलब एक तरह 1632 में हो गई थी। तो ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो है ना, ये पोस्टुमसली पब्लिश हुई थी, यानी कि आफ्टर डेथ पब्लिश हुई थी पोएम। तो हम इंट्रोडक्शन में बेसिक राइटर का इंट्रोडक्शन, थोड़ा पोएम का इंट्रोडक्शन इस तरह का लिखते हैं। तो इसका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना। फिर सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हो। सेंट्रल आइडिया, एक्चुअली मेन आइडिया जो पोएम का है वो है डेथ को बी लिटिल करना, यानी एक तरह से डेथ को छोटा दिखाया गया है। मतलब डन ने पहली बात तो डेथ को पर्सोनिफाई किया, एक पर्सन की तरह दिखाया, और फिर उसको टीज कर रहा है, वो एक तरह से चिढ़ा रहा है जैसे किसी पर्सन को चिढ़ाते हैं उस तरीके से। फिर देन ही कंपेयर्स, वो कंपेयर्स करता है कि भाई, कंपेयर करता है, तुलना करता है इसकी असर की, इसके इफेक्ट की, किसके साथ में, रेस्ट और स्लीप के साथ में। वो बोलता है कि भाई तुम जो डेथ हो, तुम में मतलब क्या ऐसा चीज है जो तुम भयानक बनाता है या फिर तुम पावरफुल बनाता है। तुम तो वैसे ही हो जैसे कि हम रात में सोते हैं सुबह उठते हैं, यानी जैसे हम आराम करते हैं सोते हैं, बिल्कुल उसके बराबर ही हो तुम तो। हमें तो वैसे ही प्रतीत होती हो, रेस्ट और स्लीप की जैसे, बस ये थोड़ी सी प्लेजरेबल नहीं हो इतनी, है ना। तो एक तरह से वो रिजेक्ट कर रहा है डेथ को कि वो माइटी है, पावरफुल है या ड्रेडफुल है। वो मना कर रहा है कि तुम ऐसी कुछ भी नहीं हो, मुझे तो ऐसे नहीं लगती, मतलब ऐसा राइटर डेथ को एक तरह से टीज करते हुए बोल रहा है। और फिर उसके बाद में वो डेथ को और भी डिग्रेड कर देता है, ये दिखाते हुए कि भाई तुम तो स्लेव हो, किसके किसके गुलाम हो, फेट, किस्मत के, चांस के, राजाओं के, डेस्परेट मैन के। मतलब कुल मिला के डेथ, डेथ क्या है, डेथ एक्चुअल में कब आती है, जब इंसान खत्म हो जाता है। और वो ये जो राजा हैं, ये डेस्परेट मैन है, या फिर किस्मत, फेट, बाय चांस। तो कोई इंसान एक्सीडेंट से मर जाए तो फेट या चांस ही बोलेंगे उसको, है ना। तो मतलब एक तरीके से ये मीडियम है, ये किंग, डेस्परेट मैन, चांस, पेटी मीडियम है जो कि डेथ को लाते हैं। तो एक तरीके से डेथ को इनका गुलाम बना दिया कि ये जब तक कुछ नहीं करेंगे डेथ आएगी नहीं, उस तरीके से दिखाया गया है। तो इन अ मैनर कह सकते हैं कि ये फियरफुल नहीं है। और लोग वैसे मरते नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से लोग मरने के बाद में वापस अवेक होंगे, मतलब एक दिन गॉड के सामने खड़े होंगे जजमेंट डे के दिन। सो उस चीज को ये इंडिकेट करते हुए बोल रहे हैं कि भाई डेथ क्या है, कुछ नहीं है, डेथ को मरना थोड़ी ना है, हम कुछ दिनों के लिए सो जाएंगे, है ना। इट्स अ शॉर्ट स्लीप। पोइट ने क्या बोला है, इसको शॉर्ट स्लीप बोला है कि भाई कुछ दिनों के लिए सोने के बराबर तो है ये, क्योंकि एट द एंड सबको वापस से जागना है ना। दे विल ऑल वेक अप, और वो कब गॉड के सामने खड़े होंगे। इसलिए एक तरीके से डेथ को शॉर्ट स्लीप बता रहा है पोइट कि भाई ये मरना भी मरना थोड़ा ना है, सबको वापस जागना है एक दिन। तो इस तरीके से सेंट्रल आइडिया पोएम का हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें समरी भी ऐड कर सकते हो शॉर्ट में, है ना। शॉर्ट में समरी भी ऐड हो जाएगी। मैंने नहीं लिखी है, आपको मैं बता रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो उसको। फिर थीम्स, थीम्स एक तो सबसाइडिंग फियर ऑफ डेथ, डेथ की फियर को कम कर रही है एक थीम ये है कि डन ने एक तरह से मॉकिंग मैनर चूज किया है, मजाक उड़ाते हुए वो डेथ के इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है। उसने भाई एक तरीके उसका कहने का जो मतलब है ना, वो है कि लोगों को डेथ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेथ तो वही रेस्ट और स्लीप जैसी, जैसे हम डेली लाइफ में सोते हैं ना, उसी तरीके से है। तो डेथ सिर्फ एक स्टेट है, एक अवस्था है, जब हमारी हड्डियां आराम कर रही होती है और हमारी जो आत्मा है ना वो मुक्त हो जाती है एक तरीके से। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, हम सोते हैं तब क्या होता है, हड्डियां तो आराम कर रही है बॉडी तो, और जो हमारी आत्मा ऐसे बोलते हैं ना कि वो कहीं और चली गई है। हम लोग बेसिकली सपनों में खो जाते हैं, तो सपनों की दुनिया कोई और दुनिया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि इंसान कहीं और चला गया बॉडी में से निकल के। तो उसी तरीके से तुलना की गई है ना। तो एक तरीके से बताया कि भाई ये माइटी है, ड्रेडफुल नहीं है, जैसे सब लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कुछ कि भाई डेथ तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत पावरफुल है, बहुत भयानक है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पोइट उस चीज को रिजेक्ट कर रहा है। दूसरी थीम बोल सकते हैं रिलीजियस अंडरटोन, तो है इसमें धार्मिक अंडरटोन है पोएम में। एक होली सोनेट है ना, रिलीजियस थीम इसकी है ही। पोइट
ये मानता है कि डेथ एक सिर्फ मीडियम है, एक जरिया है, हमको एक शॉर्ट स्लीप में भेजने का जरिया है, क्योंकि उस शॉर्ट स्लीप के बाद में लोग दोबारा एटर्नली जगेंगे, हमेशा के लिए जग जाएंगे जब गॉड के सामने वो खड़े होंगे, एंड द गॉड विल डिसाइड देयर फेट, और गॉड उनकी किस्मत की मतलब तय करेगा भाई तुमने क्या पाप किया, तुमने क्या पुण्य किया, तुम्हें नरक में भेजूगी, स्वर्ग में भेजूगा, एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो डेथ क्या है? तो डेथ एक तरह से मारती नहीं है लोगों को, एक्चुअल में उनको एटर्नली जगाने के लिए, हमेशा के लिए जगाने के लिए एक मीडियम है एक तरीके से। इस तरीके से पोएट ने इसमें धार्मिक भावना वो जो बाइबल से उठा के जो डाली है, तो बिब्लिकल थीम तो इसमें है भाई। क्या है? बिब्लिकल थीम है एक तरह से। इसमें आप एक एक्स्ट्रा इसका टाइटल ये भी दे सकते हो, रिलीजियस अंडरटोन की जगह से बिब्लिकल थीम भी बोल सकते हो इसमें। ठीक है, तो इसमें बाइबल की स्टोरी को एक तरह से सपोर्ट कर रही है, ये पोयम जो बाइबल में लिखा है ना उसको सपोर्ट कर रही है कि लोग मतलब मरना कोई मरना नहीं है, एक्चुअली डेथ कोई मारती नहीं है, लोगों को शॉर्ट स्लीप में भेजती है, गॉड लोग वापस से एक तरह से जगेंगे, वापस गॉड के सामने प्रस्तुत होंगे एक दिन, उस तरीके से दिखा रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन पहली लाइन में है जब डेथ को बोला कि डेथ बी नॉट प्राउड, कि मृत्यु तुम खुद पे घमंड मत करो, इस तरीके से दिखाया कि मृत्यु कोई व्यक्ति है, उसको बोला जा रहा है कि तुम घमंड मत करो। तो डेथ का क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सोनिफाई कर दिया, इसको व्यक्तिकरण कर दिया। ठीक है, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या है? देखो पहली 3 लाइन में ही पोएम में क्या हो रहा है कि डेथ को पर्सोनिफाई करने के तुरंत बाद में उसको मतलब एक तरह से एड्रेस कर रहा है पोएट, जैसे बोल रहा है डेथ बी नॉट प्राउड। एक्चुअल में अपोस्ट्रोफी होता क्या है कि जब आप किसी पर्सन को एड्रेस कर रहे हो, है ना, किसी एक व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हो, और एड्रेस करते हुए आपको ये पता है कि भाई सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं करेगा। बेसिकली आप ऑब्वियस है ये बात कि वो रिप्लाई नहीं होने वाला है सामने से, सिर्फ आप ही एक तरह से बोले जा रहे हो, तो ये अपोस्ट्रोफी कहलाता है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला। असोनेंस, असोनेंस तो रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स का रिपीटेशन होता है, जैसे कि लाइन है फॉर दोज हुम यू दाउ थिंक दाउ डज ओवरथ्रो, इसमें ओ साउंड लगातार रिपीट हो रही है, फॉर ओ, दोज ओ, हुम चलो ऊ है, इसमें इसको नहीं मानेंगे, दाउ ऊ, फिर दाउ, ये डज, ओवर थ्रो, ओ ओ, तो ओ साउंड का रिपीटेशन 4-5 वर्ड्स में हो रहा है, तो बेसिकली असोनेंस यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ओ क्या है? एक वॉवल है। ठीक है, पैराडॉक्स जो लास्ट लाइन है ना जिसमें बोल रहा है डेथ यू शेल डाई, एक्चुअल में ये है एक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कैसे? क्योंकि डेथ यू शेल डाई, अब डेथ बेसिकली लोगों को मारती है, डेथ लोगों को मारती है, मतलब डेथ का मतलब क्या है कि लोग मर रहे हैं। अब जो चीज लोगों को मार रही है एक तरीके से, उसी के लिए बोला जा रहा है कि डेथ यू शेल डाई, डेथ तुम्हें मरना होगा, तुम मरोगे। तो ये एकदम अपोजिट, यानी कि जो एक जनरल फैक्ट जैसा माना जाता है ना, पैराडॉक्स होता क्या है कि एक जनरल फैक्ट, आपने एक आम धारणा, एक फैक्ट मान रखा है, एक चीज को एक सच मान रखा है कि भाई ऐसा होता है, उसको अपोजिट में कुछ लिखा जा रहा है, क्योंकि ये फैक्ट है, ये धारणा, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये सच्चाई है। जब एक सच्चाई, एक फैक्ट, वेल स्टैब्लिश्ड ट्रुथ, उसको अपोजिट वे में दिखाया जाए बिल्कुल ही, तो उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर पैराडॉक्स हो गया डेथ यू शैल डाई। मेटाफर, डेथ इज शोन अ स्लेव ऑफ फेट, चांस, किंग एंड डेस्परेट मैन। देखो डेथ को कैसे गुलाम दिखाया गया है, फेट का, चांस का, किंग का, डेस्परेट मैन का। तो यहाँ मेटाफर यूज हुआ है क्योंकि जो फेट, चांस, किंग्स, डेस्परेट मैन है, बेसिकली ये मीडियम है, ये एक तरह से डेथ को स्लेव दिखाया गया, इनका गुलाम दिखा गया है इन मीडियम्स का, क्योंकि डेथ इनको एक तरीके से, ये लोग डेथ को इन्वोक करते हैं, डेथ को बुलाते हैं ये लोग, क्योंकि ये जब एक्शन लेंगे जब डेथ आएगी, है ना। तो यहाँ पे जो ये स्लेव वर्ड यूज किया गया ना, तो ये मेटाफर है। अगर इसको बोलते डेथ इज लाइक ए स्लेव ऑफ फेट चांस, डेथ तो ऐसे गुलाम की जैसी है, तो हम उसे सिमिली बोल देते, परंतु यहाँ सीधा सीधा डेथ को क्या बता दिया? गुलाम बता दिया, फेट, चांस, किंग और डेस्परेट मैन का। तो यहाँ डेथ, यहाँ पर क्या है? ये मेटाफर यूज हुआ है कि गुलाम ही बता दिया सीधा कि वो तो गुलाम है, ना कि गुलाम की जैसी। अब आगे ये मेटाफिजिकल पोएम। देखो मेटाफिजिकल पोएम में कई सारे फीचर्स होते हैं कि मेटाफर्स यूज हो रहे हैं, सिम्बलीज यूज हो रहे हैं ना पोएम में, साथ में ऐसी कंसीट्स यूज हो रही हैं। कैसी कंसीट? मतलब इस तरह की दो डिसिमिलर चीजें, दो बिल्कुल ही डिसिमिलर, मतलब ऐसी चीजें जिनकी तुलना नहीं हो सकती आपस में। आप सोचोगे यार इनका कंपैरिजन कैसे हो सकता है, परंतु उनमें भी पोएट अपनी बुद्धिमानी, अपनी विट, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनकी तुलना इस तरीके से कर दे कि हाँ वो आपको लॉजिकल लगने लगे कि हाँ यार ये जो इसने दो चीजों की तुलना की है ये सही है, मतलब ये बैठ तो रहा है साहब। तो उस तरीके से मतलब कंपेयर करता है। तो मेटाफिजिकल पोएम में ये सब एलिमेंट्स होते हैं। अब इस पोएम में देखो, एक तो पहली बात तो मेटाफिजिक्स का मतलब होता है जो फिजिकल वर्ल्ड से परे हो, तो क्योंकि पोएम बात किसी कर रही है डेथ की, इंसान की बॉडी की रिलेशनशिप की, सोल, आत्मा के साथ में जो डेथ से संबंधित है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ये बॉडी का, सोल का, डेथ का, ये खुद मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी फिजिक्स, यानी संसारिक भौतिक संसार से परे वाली बात है। तो एक तो ये चीज तो हो ही गई, इसलिए मेटाफिजिकल पोएम है ना। साथ में पोएम में मेटाफर्स यूज हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया काफी सारे।
और एक तरीके से ऐसी ऐसी चीजों को कंपेयर किया गया। जैसे देखो इसमें लिखा गया है कि प्रेजेंट जो आफ्टर लाइफ है ना, उसको रीअवेकनिंग से तुलना की गई है कि आदमी मरने के बाद में दोबारा जिंदा हो रहा है। अब कोई सोचे यार मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे होगा, मतलब तो मतलब दो बिल्कुल डिसिमिलर चीज हो गई ना, बिल्कुल विपरीत चीज है कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। तो उस दो विपरीत कॉन्सेप्ट को उसने जोड़ा है और प्रूव करके दिखाया कि भाई इस तरह से इंसान मरने के बाद में एक दिन आएगा जब गॉड सबको बुलाएगा और सब वापस जिंदा हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक अपनी विट, अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसने तुलना की, कंपैरिजन किया है। तो ये मेटाफिजिकल पोएम के गुण होते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर और राइम स्कीम को देखते हैं। तो देखो पोएम में जो पोएम एक सोनेट है, पेट्रार्चन सोनेट है ये। इसमें 14 लाइन है, सोनेट में 14 लाइन होती है, ऑब्वियस सी बात है ना। पेट्रार्चन सोनेट है, पेट्रार्चन स्ट्रक्चर है क्योंकि इसको ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया गया है। पहली 8 लाइन और फिर 6 लाइन, है ना, यानी इस तरीके से। तो पहली 8 लाइन में राइम स्कीम ए बी बी ए है, और जो नेक्स्ट 6 लाइन में उस राइम स्कीम CDD CEE ये है। अगर किसी को राइम स्कीम नहीं समझ में आती है तो मैं उनको बता देता हूँ। जैसे लास्ट शब्द को देखो आप, तो दी, इसको हम ए दे देंगे। सो, क्या दी और सो की तुकबंदी बैठ रही है? नहीं, इसको बी दे देंगे। थ्रो, सो थ्रो, इन दोनों की तुकबंदी बैठ रही है, ये बी दे देंगे क्योंकि इसको बी दिया है, इसको बी दिया। मी, दी मी, तो ए, इसको ए दिया है, इसको बी ए, तो ये ABBA है ना। इसी तरीके से बी, है ना, बी किसके साथ तुकबंदी बैठी? दी मी बी, तो इनको ए दिया है दोनों को, इसको भी ए देंगे। फ्लो, ओ, सो थ्रो फ्लो, तो ये बी, ये दो बी दिया था, इसको बी देंगे। सेम तुकबंदी वालों को, गो, फ्लो गो, वही बी। और डिलीवरी, दी मी बी डिलीवरी, तो इसको ए देंगे। तो ABBA और ABBA 8 लाइन जो ये है ऑक्टेव पार्ट। इस 8 लाइन की टाइम स्कीम क्या है? ABBA। अब जो सेस्टेड पार्ट, लास्ट की 6 लाइन, इनमें देखो मैन, ड्वेल, वेल। मैन एकदम बिल्कुल डिफरेंट, ऊपर कहीं मैच नहीं हो रहा मैन, ठीक है, तो इसको सी देंगे। ड्वेल, ड्वेल किसी से मैच हो रहा है? ऊपर कहीं भी मैच नहीं हो रहा किससे, तो ये डी देंगे, अलग ही हो गया। वेल, ड्वेल और वेल दोनों मैच कर रहे हैं तो डी, ठीक है। देन, मैन और देन मैच कर रहे हैं तो उसको सी देंगे, ठीक है। एटर्नली, अब एटर्नली जो है, एटर्नली किससे मैच कर रहा है? किसी ने मैच कर रहा है ना, तो इसको क्या देंगे हम? इसको देंगे हम ई। और डाई, डाई किससे मैच कर रहा है? वैसे देखा जाए तो किसी से मैच नहीं कर रहा है, देखा जाए तो, क्योंकि परंतु इसको ऐसा माना जाता है कि ये जो एटर्नली है ना, ये इस डाई के साथ ही मैच कर रहा है, इसको सीई बोला गया, एटर्नली डाई, तो उस तरीके से। तो इसको सीई, वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली सुनने में ऐसा फील नहीं हो रहा है, परंतु जो एक तरीके से इसको इसके साथ में राइम किया गया माना गया है। तो ABBA, तो बेसिकली लास्ट लाइन को हम लोग, लास्ट वर्ड को एक्चुअली देखते हैं लाइन के, और जिस वर्ड से मैच कर रहा है उन दोनों को सेम अल्फाबेट दे देते हैं, मतलब उन वर्ड्स को। तो हमने ABBA CDD CEE, इस तरीके से राइम स्कीम हो गई अपनी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई गेस। तो हमारा ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी मिलूंगा, और हाँ, ये वीडियो बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।